आज से इतिहास के पन्नों में जब 11 साल पुरानी जर्नी को मैं जब देखता हूं और महसूस करने की कोशिश करता हूं तो शायद मुझे भी ये नजर आ रहा था अकेले कमरे के अंदर बैठा हुआ मैं, वो डिप्रेस्ड इंसान, वो स्ट्रेस के साथ भरा हुआ इंसान, एंजाइटी प्रेशर जिस पे हावी थी पूरी तरीके से, और वो भी यही सोच रहा था कि आखिर अब कैसे दिखाऊं पेरेंट्स को अपने वो मुंह। मैं आपसे कहूं कि सर मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूं, मैं ऑफलाइन पढ़ रहा हूं, मैं ऑफलाइन बैचेस के बारे में, ऑनलाइन बैचेस के बारे में, मैं इस प्लेटफॉर्म पे, उस प्लेटफॉर्म पे, चाहे तुम दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, और अगर तुमसे ये टीचर पेन उठा के सवाल बनवा रहा है और तुम बना रहे हो, इट मींस तुम सही राहों पे हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज मुझे पढ़ना क्या है, उस पढ़ने का जो भी मैं पढ़ रहा हूं उसको मतलब को समझा कैसे जाए, क्या कैसे समझना है, या फिर उसको अप्लाई कैसे करना है, यहां तक तो एक टीचर का रोल होता है। भाषा की बैसाखी छोड़ो, हम भाव समझ जाएंगे, आंखों से ही बोलो ना, हम बात समझ जाएंगे, पेरेंट्स को क्या जवाब दूं। दरअसल आज से इतिहास के पन्नों में जब 11 साल पुरानी जर्नी को मैं जब देखता हूं और महसूस करने की कोशिश करता हूं तो शायद मुझे भी ये नजर आ रहा था अकेले कमरे के अंदर बैठा हुआ मैं, वो डिप्रेस्ड इंसान, वो स्ट्रेस के साथ भरा हुआ इंसान, एंजाइटी प्रेशर जिस पे हावी थी पूरी तरीके से, और वो भी यही सोच रहा था कि आखिर अब कैसे दिखाऊं पेरेंट्स को अपने वो मुंह, कैसे आखिर उनसे मिलने जाऊं, कैसे मिलने जाऊं अपने उन दोस्तों से, कैसे मिलने जाऊं अपने उन रिश्तेदारों से, जो कि कभी वो लड़का वो उम्मीद देके जब निकलता है कि छोटे से गांव से कोटा जैसे शहर के अंदर वो जाता है और तैयारी करने का सपना देखता है, तैयारी में पूरी तरीके से अपनी मेहनत झोंकने की कोशिश करता है और फिर उसके हाथ लगती है तो सिर्फ और सिर्फ असफलता। तो मैं मानता हूं ये बात कि उसके दिमाग में केवल और केवल स्ट्रेस, एंजाइटी जैसे बादल पूरी तरीके से छा जाते हैं और जवाब कुछ भी नहीं नजर आता। तो शायद मुझे लगता है कि आज 11 साल बाद दशा 10 सालों की होती है, बदलती है, तो मुझे आज ये लगता है कि अपने उस अनुभवों को आपके बीच शेयर करना चाहिए। कोई यूट्यूबर वाली बातें नहीं है दोस्त, आज आपको ये जवाब चाहिए ना, ये जवाब मैं देता हूं, ये जवाब आपको बहुत सटीक विश्लेषण के साथ मैं देता हूं, और अगर आप में हिम्मत है तो थोड़ी देर के लिए इन सारी बातों को सुनिएगा, और नहीं हिम्मत है तो वीडियो को पॉज कीजिएगा। रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स का जमाना आपके सामने मौजूद है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। बजाय इस बात के कि किसी टीचर, किसी बैच, किसी इंस्टीट्यूट को ब्लेम करने के बजाय क्या आपने कभी भी अपने ऊपर एक क्वेश्चन करने की कोशिश की तो सही सर। दिक्कत यह है कि वो दुनिया को आईना नहीं दिखा सकते, क्योंकि सत्यता हमें पता है, सत्यता हमारे दिल के बहुत करीब बैठी हुई है, जिससे हम रूबरू तो हैं लेकिन हम कह नहीं सकते हैं, मन का दर्द ये है। तो आइए कुछ बातों को समझाता हूं। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसे एग्जाम को फेस करने जा रहा है जिसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री का बहुत अहम योगदान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वो नीलबटा सन्नाटे की स्थिति में अगर खड़ा है, तो ये बात, ये वीडियो आज आपके लिए रामबाण साबित होगी। सुनना पड़ेगा। हां, मैं आपसे कहूं कि सर मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूं, मैं ऑफलाइन पढ़ रहा हूं, मैं ऑफलाइन बैचेस के बारे में, ऑनलाइन बैचेस के बारे में, मैं इस प्लेटफॉर्म पे, उस प्लेटफॉर्म पे, चाहे तुम दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, और अगर तुमसे ये टीचर पेन उठा के सवाल बनवा रहा है और तुम बना रहे हो, इट मींस तुम सही राहों पे हो। हां, उनसे जरूर बचने की जरूरत है जो कहते हैं बिना पेन के मैं सवाल करवा दूंगा। हां, ऐसे बैचेस के अंदर एनरोल करने से बचिए। खैर, ऐसे 2-4% के ही बैच हैं। 96% बैचेस जो आज मार्केट में है वो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं, आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज, अच्छे कॉलेज तक पहुंचा सकते हैं, आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन तरीका होगा। छत पे जाना है दोस्त, पहली सीढ़ी मुबारक नहीं होती, छत सीधा पहली सीढ़ी नहीं मुबारक कर देती कि आओ छत पे एकदम से मस्त हवा के अंदर अपने सारे स्ट्रेस को दूर कर लो। नहीं, कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं दोस्त, कई स्ट्रेस के लेवल झेलने पड़ते हैं, कई एंजाइटी की चीजें झेलनी पड़ती हैं, कई प्रेशर वाली चीजें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि याद रखना, खाना तभी अच्छा पकता है जब कुकर के अंदर प्रेशर बनता है। हाँ, वो बहुत नीडेड है, लेकिन अब क्या किया जाए सर, व्हाट इज द सॉल्यूशन। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं, उन बच्चों के लिए, जनरली मैं ऐसी वीडियोस करता नहीं हूं, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है, मुझे मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी असफलता से अपनी सफलता तक की कहानी को लिखने के लिए, अपने पेरेंट्स को हर दिन प्राउड फील कराने के लिए, अपने माथे पे केवल और केवल पसीना लेकर कंटेंट की बात करते हुए। लेकिन आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बहुत सारे बच्चों के लिए। मुझे नहीं पता इस निर्जीव कैमरे के पीछे कितने सजीव दिलों की धड़कनें हैं जो पूरी तरीके से उथल पुथल में उलझी हुई हैं, लेकिन यकीनन अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो एंड तक रुक लीजिए दोस्त, एंड तक रुक लीजिए, निष्कर्ष बड़ा अच्छा निकलेगा। मैं मानता हूं कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा है, आप चाहे जहां पे भी हैं, जिस लेवल पे हैं, घर बैठ के ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ के ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं आप जहां कहीं भी पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए दोस्त, आपका सिलेक्शन हो सकता है। राहों को अपनाना पड़ेगा। जैसे 4 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं। पहला पॉइंट है व्हाट टू स्टडी, व्हाट इज मीन्स, व्हाट
its mean, and basically what to apply, and the last one is how tough it is. एक एग्जांपल समझाता हूं कि एक टीचर का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल एक टीचर आपके जीवन में प्ले करता है जब आप इन चारों बातों को गहराई से समझते हैं। क्योंकि इन चारों बातों के बिना आप ये मान के चलिए, चाहे आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो सब्जेक्ट आपका वीक है, वो कभी स्ट्रांग नहीं हो सकता, क्योंकि आप फैक्ट्स पे नहीं जाना चाहते हैं। जैसे मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं बच्चों, मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूं, लेकिन सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें, क्योंकि साइंस के लर्नर दोनों हैं, कैमरे के उस पार भी और कैमरे के उस पार भी। अखंड ज्ञान का स्रोत कोई नहीं होता है, सबको जीवन पर्यंत सीखने की एक ललक होनी चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र, कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अनुभवों के थ्रू जानना चाहिए, और खासकर उनसे जानना चाहिए जो अपनी कहानी में, अपने किरदार में एक फेलियर का रोल प्ले करते हैं। और मुझे लगता है शायद इस एग्जाम को 11 साल पहले जब मैं देखता हूं तो मैं आपकी सिचुएशन में बैठा रहता हूं, और मुझे यह कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ वो बंद कमरे के अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी और प्रेशर झेलते झेलते मैंने अपना सब कुछ खो दिया। नहीं, मैंने दूसरा रास्ता तलाशने की कोशिश की, मैंने फिर से वापस उठने की कोशिश की, मैंने वापस मेहनत करने की कोशिश की। नतीजा यह है कि लाइफ के किसी न किसी फेज पे जाके पहुंचा, और जहां पे पहुंचा वहां पे लोगों ने सम्मान देना शुरू किया। तो मुझे यह बात बतानी बहुत जरूरी हो जाती है। देख बेटा, जैसे अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहली चीज, मान ले अपन साइंस के स्टूडेंट है, मैं छोटी सी बात करता हूं कि सर पीरियोडिक टेबल नाम का एक चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इतना हम सभी लोग जानते हैं, और इसके अंदर एक टॉपिक होता है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने कहा बेटा एक टॉपिक होता है आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि नीट में ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि हर साल सवाल पूछा जाता है, बताया किसने? टीचर ने। दूसरा सवाल ये कि सर ये क्या मतलब, क्या है इसका, कि आखिर ये क्या बताता है आयनाइजेशन एनर्जी? मैं कहता हूं इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के सबसे बाहरी शेल, सबसे आउटर मोस्ट शेल, जिसे अंग्रेजी में टेक्निकली वैलेंस शेल कहा जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, बताया किसने? फिर टीचर ने। जैसे मैं तुम्हें एक बात समझाता हूं, मान लो बेटा एक एटम है एक्स कौन सी स्टेट में? आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। मार्क माय वर्ड, मैंने क्या बोला? आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में एक एटम को मैं लेता हूं, और इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, जिसे प्यार से आयनाइजेशन एनर्जी 1 या फिर मैं बोलूं IP1 बोले तो आयनाइजेशन पोटेंशियल 1 कहा जाता है। क्योंकि मैंने यह सुना है एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, और शायद यही कारण है एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पाया जाता है। जब मैं देखता हूं टुकुर टुकुर और मैं कहता हूं इसके अंदर से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, इट मींस एक्स के सर पे बैठा हुआ नजर आया पॉजिटिव चार्ज, देखा तो दिल में खलबली मची, शायद इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसीलिए इसके सर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि कभी तो वो न्यूट्रल हुआ करता था, आज वो कैटायनिक कैसे हो गया? ये भी बात किसने बताई? टीचर ने। अब बात आती है कि मैंने यहां पे 3 पॉइंट लिखे, व्हाट टू स्टडी, व्हाट इट मींस एंड व्हाट टू अप्लाई। कौन बताता है सर? टीचर। कौन बताता है दोस्त? टीचर। यानी कि अगर मैं बिना बैच के थ्रू मैं समझता हूं कि मैं खुद को 30 मार्क खाऊं, मैं खुद से एग्जाम निकाल लूंगा, तो ये मान के चलिएगा आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। आप अगेन वापस उस स्थिति परिस्थिति में आके खड़े हो जाएंगे जहां पे केवल और केवल आपके हाथ में निराशा और रिग्रेट जैसे शब्दों के अलावा कुछ नहीं होगा। यहां तक रोल एक टीचर ही प्ले करता है, बैच ही प्ले करते हैं दोस्त। लेकिन कहां से लेवल स्टार्ट होता है एक स्टूडेंट का? कहां से रोल स्टार्ट होता है एक स्टूडेंट का? स्टूडेंट का रोल स्टार्ट होता है हाउ टफ इट इज। कोई कॉन्सेप्ट कितना टफ है, कोई पेपर कितना टफ आएगा, कोई एग्जाम कितना मेरे लिए टफ हो सकता है, यह बात एक स्टूडेंट के अलावा कोई नहीं निर्धारित कर सकता। टीचर नहीं बता सकता कि पेपर कितना टफ आएगा, कितना इजी आएगा। और शायद ये वीडियो अगर आपने एंड तक देख ली तो लॉजिकली मैं सारी बातें आपको प्रूफ करके, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देके बड़े आसानी से आपसे विदाई ले लूंगा, और मैं कहूंगा कुछ दिनों बाद फिर मिलेंगे और कुछ अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज मुझे पढ़ना क्या है, उस पढ़ने का जो भी मैं पढ़ रहा हूं उसको मतलब को समझा कैसे जाए, क्या कैसे समझना है, या फिर उसको अप्लाई कैसे करना है, यहां तक तो एक टीचर का रोल होता है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप ऑफलाइन अफोर्ड कर सकते हैं प्लीज आप ऑफलाइन अफोर्ड करिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं घर बैठ के या लाइब्रेरी के अंदर जाके पढ़िए। इंपॉर्टेंटली है सिलेक्शन लीजिए आप।
और सिलेक्शन हो सकता है अगर आप मेरी इस बात को 3 दिन अप्लाई करके देख लें। आपको भी पता है बेटा, अगर कोई भी ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जिसके जरिए आपको पता है कि आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट बन सकते हैं, तो शायद आप सबसे पहले वहीं काम करेंगे। और इनफैक्ट मैं नीट के बच्चों की बात करूं तो आपको पता है आपकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बच्चे, वो ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में आप एक्सेल नहीं कर पाते हो। कभी ये फीलिंग नहीं आ पाती है कि मैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट हूं, कभी मेरा कॉन्फिडेंस उस लेवल पे नहीं जा पाता है, और कभी मैं वो सिलेक्शन के सपने नहीं देख पाता हूं। सर मैं बातें करता हूं तो सिर्फ हवा वाली वो बातें करता हूं जिन बातों का कोई वजूद नहीं रह जाता, और शायद एग्जाम के 1 महीने पहले से लेकर एग्जाम के 1 महीने बाद तक केवल और केवल हमारे मन में जो चल रहा होता है वो शायद हम किसी को बता नहीं सकते हैं, महसूस बस कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इन्हीं के ऊपर बातें करनी है आज कि देख बच्चा, ये तीनों पॉइंट तो तुझे कौन समझाने वाला है? टीचर। द 4th पॉइंट इज कि पेपर का लेवल कितना टफ होगा, कंसेप्ट कितना मतलब स्ट्रांग है तेरा, ये सारी बातें कौन निर्धारित करता है? एक स्टूडेंट निर्धारित करता है। फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं और नीट 2026 के लिए एस्पायर कर रहे हैं, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2026 के लिए आप सपने देख रहे हैं, तो आपके लिए मैं कुछ अच्छी बातें बताता हूं। देखो, टफनेस का मतलब क्या होता है? टफनेस का मतलब आप निर्धारित करोगे कि आपका कंसेप्ट कितना आपके लिए टफ है या कितना आपके लिए इजी है, आपका पेपर आपके लिए कितना इजी आएगा या कितना टफ आएगा। देख दोस्त, अगर मैंने कहा ये तीनों बातें टीचर ने आपको क्लास के अंदर करा दी, और मैं बता दूं जिस भी बैच में पढ़ रहे हो, चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म पे, वो बैच इनफ है आपके सिलेक्शन के लिए। अगर मास्टर आपसे ये कहता है कि बेटा पेन उठाए बिना सिलेक्शन नहीं होगा, इट मींस मान लेना कि वो बैच आपके लिए बहुत अच्छा है। हां, जहां ये कहा जाए कि बिना पेन के, बिना स्मार्ट वर्क के, बिना हार्ड वर्क के सिलेक्शन हो जाता है, दोस्त मेरी अपनी लाइफ में, अपने पूरे करियर में मैंने ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं देखा। और शायद आप लोगों ने भी लास्ट ईयर ऑफलाइन पढ़ा होगा, कई जगहों पे पढ़ा होगा, और आपने भी यही सीखा कि भैया देखो, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। नीट 2025 ने ये आपके सामने प्रूफ कर दिया कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल ट्विस्ट आता है मेरे भाई, थोड़ा सा कंसेप्चुअल ट्विस्ट आता है। थोड़ा नहीं सर, बहुत ज्यादा आता है। हां ठीक है, माना मैंने, बहुत ज्यादा आता है, लेकिन जाके कभी 2019 के पहले जिस बच्चे ने नीट का एग्जाम दिया होगा, 2019 भी नहीं, 2016 के पहले की मैं बात करता हूं, खासकर एआईपीएमटी के एरा वाले स्टूडेंट से पूछना क्या पेपर इतना टफ था क्या, वो बोलेंगे नहीं, स्लाइटली टफ था। हां, उनके कंपैरिजन में वो स्लाइटली टफ था। और जिनको लगता है कि नहीं सर, मैं जेईई एडवांस की फिजिक्स पढ़ लेता हूं, जेईई एडवांस की केमिस्ट्री पढ़ लेता हूं, बेटा नीट 2025 भी हुआ, जेईई एडवांस 2025 भी हुआ है, दोनों पेपर को कंपेयर कर लेना। अगर नीट 2025 को इतिहास का सबसे स्ट्रॉन्ग पेपर कहा जा रहा है, सबसे टफ पेपर कहा जा रहा है, तो एक बार ये एडवांस का भी लेवल देखना, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। लेवल दोनों का बढ़ा है। ऐसा नहीं है बच्चे की जेईई एडवांस पढ़ना शुरू कर देना, नहीं, फिर गलत ट्रैक पे हो, फिर गलत ट्रैक पे हो, अपने अनुभव से बता रहा हूं मैं तुम्हें। तो क्या करूं सर, कंसेप्चुअल ट्विस्ट वाला जो पेपर आ गया, अगर आगे आ जाए तो फिर मैं कैसे करूं? ये चीजें तो मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो टफनेस वाली जो बात करना चाहते हो, उसका सॉल्यूशन क्या है? मेरे भाई, एम्स के सवाल लगाने पड़ेंगे। 2015 से लेकर 2019 तक का जो एम्स है, या 2014 से लेकर 2019 तक का एम्स है, उसके अंदर आए हुए सवालों की डिटेल्ड एनालिसिस करनी पड़ेगी दोस्त। पीवाईक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। सर वो तो मैं हर साल करता था। हां, तो ऑप्शन एनालिसिस कितने साल करता था, बता बेटा तो जरा। सवाल लगा लेना थोड़ी होता है। सर मैं 6 सालों से ऑप्शन वही सवाल देखे जा रहा हूं, निष्कर्ष क्या निकला, मिला रिजल्ट? अरे सर मेरे 640 नंबर आ गए, मिली मेडिकल कॉलेज की सीट, पेपर इजी हो गया, तेरे 640 आ गए, मैंने मान लिया। तेरे 580 आ गए बेटा, मैंने मान लिया। 575 आ गए, मान लिया। 590 आ गए, मान लिया। 620 आ गए, मान लिया। किसी जमाने में 620 पे AIR 1 बन जाया करती थी। हाँ, जो जमाना एक 640 भी हम लेके नीट 2024 के अंदर बैठे हुए थे और हमको मेडिकल कॉलेज की सीट नहीं मिली। तो पेपर इजी हो गया तो नंबर भी बढ़ गया भाई। पेपर टफ हुआ, 100 नंबर सबके घट गए। इसमें इतना क्या परेशान होने वाली बात है? अरे परेशान होना है तो लॉजिकल चीजों पे परेशान होना है यार। व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाट इज द सॉल्यूशन? कब तक नहीं बात करोगे अपने पेरेंट्स से? कब तक नहीं उनसे नजरें मिलाओगे? कब तक नहीं अपने दोस्तों से मिलने जाओगे? बताओ कब तक? कब तक अपने आप को कमजोर मानते रहोगे? कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा दोस्त। रेस्ट भी एक रिलेटिव टर्म है और मोशन भी एक रिलेटिव टर्म है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात होती है दोस्त, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की फिजिक्स ऐसा कहती है। शायद फिजिक्स के अंदर गणित नहीं होती ना, तो फिजिक्स केवल ऑब्जर्वेशन वाला सब्जेक्ट होता और सर कितना मजा आता। तो इसका क्या मतलब हम गणित को छोड़ दें? मजा तो आता, लेकिन क्या गणित को छोड़ दें? नहीं, नीड है उसकी। मैथ्स आपको पता होनी चाहिए भाई।
नहीं पता होगी, नहीं फिजिक्स सीख पाओगे और नहीं एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। ये आपकी प्रॉब्लम है, इस बात को समझना पड़ेगा। अब बात आती है कि सर आखिर टफनेस को मैं कैसे इंप्रूव करूं, सॉल्यूशन बताओ सर, सॉल्यूशन। मेरी पर्सनल एडवाइस आपको मैं आज ये पहला वीडियो में आपको शूट करके एक बहुत ही अच्छे सरप्राइज के साथ, एक सरप्राइज भी दूंगा लास्ट में आपको, मैं कुछ बातें समझा रहा हूं। सबसे पहली चीज, इस बार जो एम्स का लेवल आप छोड़ते थे मेरे प्यारे बच्चे, 2014 से 2019 तक के जो एम्स के पेपर आए हैं, प्लीज उनके ऑप्शन एनालिसिस को ध्यान दीजिए, उन सवालों को एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस बार पेपर देने से पहले यह गलती मत करके जाइएगा कि 2014 से लेकर 2019 का जो एम्स का पेपर है, उसके सवालों को, उसके पीवाईक्यूज को, उसके ऑप्शंस को प्लीज ढंग से देखिए। और ये एक दिन में नहीं होगा, क्वेश्चन को मच्छर की तरह चुन चुन के मारना पड़ेगा, ऑप्शन को एक एक एकदम पैनी निगाह से देखना पड़ेगा कि अच्छा, मान लो जैसे लेट सपोज दैट, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने आज की क्लास में बेसिक मैथ्स पढ़ा और बेसिक मैथ्स पढ़ने के बाद मुझे सिर्फ एक सवाल नीट के अंदर मिला उसका और एक सवाल एम्स के अंदर मिला, तो वो एक सवाल के लिए भले ही आधे घंटे लग जाए, जाओ लगाओ। यही तुम्हारा संघर्ष होगा, यही तुम्हारा युद्ध होगा, जो कि आपके एक बहुत अच्छे रिजल्ट में, बहुत सुंदर रिजल्ट में आपके सामने आएगा। यही तो वो संघर्ष होता है दोस्त, यही वो संघर्ष होता है। हम सर जेई लेवल का नहीं भाई, जेई लेवल करना है, कब करना है पहली चीज समझो। जब टफनेस को डिफाइन करने के कुछ सिरे बता देता हूं। सबसे पहली चीज, टीचर ने ये सारी बातें करा दी, आपने बहुत अच्छे से कर ली। कितनी बार? 2 से 3 बार जब आपने कर लिया, अब प्लीज एनसीईआरटी उठाइए और एनसीईआरटी की लाइन को एक बार गो थ्रू करिए, स्पेशली इन केमिस्ट्री, स्पेशली इन बायो। प्लीज आप एक बार गो थ्रू करिए, 1 बार 2 बार 3 बार गो थ्रू करने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि माना 20 ही पीवाईक्यूज आए हैं सर टोटल इस चैप्टर से, उन 20 पीवाईक्यूज के ऑप्शंस के साथ इसको जोड़ा कैसे जाए, ये आपका संघर्ष है, यही तो करना है दोस्त। ये करने में अगर सक्षम रहे, पेपर के टफनेस के बारे में लास्ट में जाके किसी टीचर से नहीं पूछ रहे होगे, और ना कोई टीचर आपको यह कहते हुए नजर आएगा कि पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। आपको ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी जर्नी की ये स्टार्टिंग है और मुझे लगता है ये बात आपको बता देनी चाहिए। दूसरी चीज, पीवाईक्यूज जब भी करते हो मित्र, एक चीज ध्यान रखो कि पीवाईक्यूज करते वक्त सिर्फ पीवाईक्यूज में ऑप्शन टिक करके निकलना इज नॉट द गुड ऑप्शन। पीवाईक्यूज के अंदर कई सारे जो ऑप्शंस आए हुए हैं, उनसे क्या क्या सवाल बन सकता है, इसीलिए तो अपने दिमाग को दौड़ाना है भाई, इसीलिए तो आपको सवालों में इतनी मशक्कत करनी है, इसीलिए तो एक सवाल के पीछे 15 मिनट खर्च करना है, इसलिए करना है ताकि इतना प्रेशर झेल जाओ कि उस 3 घंटे के प्रेशर में पैनिक मत करो, जैसा तुम्हारे साथ इस बार हो गया। तीसरी चीज, सर जेई लेवल में क्या सर जेई लेवल? अगर मान लो बेटा आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हो, पहले तो टीचर के नोट्स कम से कम मल्टीपल टाइम्स, जितनी बार आप कर सकते हो, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस, फॉर्मूला, जितनी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने के बाद एनसीईआरटी, देन पीवाईक्यूज और उसकी एनालिसिस के बाद एम्स के पीवाईक्यूज पे आप जाओ। और अब जब कर लिया, अब जेई करने का मन है कि सर हमने सब कुछ कर लिया, अब बताओ जेई। मैं तुमको बता रहा हूं, जेई मेंस तक ही आपकी दुनिया सीमित होनी चाहिए, एडवांस के बारे में सोचना भी मत, कोई मतलब नहीं है एडवांस के बारे में सोचने का। सर जेई मेंस में, सर कौन से जेई मेंस में? जो बीते 4 साल 5 साल का पेपर है मैं उसको हटा देता हूं। आपका जो करंट सिलेबस है, इसमें मेरी बात एक बार मान के देखो बच्चा, 2014 से लेके 2018, इनफैक्ट मैं कहूंगा 2014 भी नहीं, 2013 से लेके 2018 के सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं, सिर्फ आप उनको देखिए, उनकी ऑप्शंस की एनालिसिस अच्छे से करिए। मैं आपको बता दूं, इससे बाहर रेलिवेंसी का कोई मतलब नहीं बच जाता है। ये रेलिवेंसी का अटमोस्ट होगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और काफी बच्चों के साथ, उन बच्चों के साथ जो 250-200 नंबर पे अटके हुए थे, और इस साल जब लास्ट ईयर मैं पटना में पढ़ा रहा था, अंतिम 4 मई तक उनके साथ में बैठा हुआ था। ये अगर कोई पटना वेदांतु के अंदर कोई बच्चा पढ़ रहा होगा, आप पूछ सकते हैं कि 4 मई तक बैठ के मैंने एक एक बच्चों के साथ डाउट बताया। उनमें से कई बच्चे ऐसे निकल के आए जो नीट 2024 जैसे पेपर में भी 350-250 नंबर के करीब थे, और वो जब नीट 2025 के अंदर वो बच्चे, वही बच्चे जो 300, 350, 400, 450 नंबर लाने के बाद पता है आके क्या बोलते हैं
कि भैया एक बात बोलूं, सर बोलने का आज मन नहीं है, भैया एक बात बोलूं, लाइफ में बहुत आगे जाओगे, बहुत मेहनत की थी और याद रखना सर हम भी एक दिन बाहर जाएंगे, हम भी एक दिन मतलब दिखाएंगे दुनिया को, ये कॉन्फिडेंस पैदा किया। तो प्यारे बच्चों मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, एवरेज एवरेज रहेगा जब तक वो चार दीवारी के अंदर अपने दिमाग को समेटने की कोशिश करेगा। उठो, जागो और तब तक लड़ो जब तक कि ये युद्ध अब तुम जीत ना जाओ। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी सरप्राइज के बारे में मैंने बोला था कि आप लोगों को बताऊंगा मैं। बच्चों आज से मेरी प्लानिंग है, मेरी पर्टिकुलर एक कमिटमेंट है, 365 दिन के लिए सर हमें क्या मोटिवेशन दोगे। देखो यार किसी के मोटिवेशन से तो कभी लाइफ में काम होता नहीं है। मोटिवेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आज नहीं तो कल समाप्त हो जाना है, लेकिन लाइफ में पालना है तो इंस्पिरेशन पालो। एग्जाम्पल सेट करोगे तब तो पालेंगे सर। मैं आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहा, मेरी पर्सनल एक कमिटमेंट है कि खुद से ये कमिटमेंट है कि मैं अगले 15 दिनों का ये टारगेट लेता हूं कि मैं YouTube शॉर्ट्स के मीडियम से मैं अपने टाइम में से कुछ ऐसा प्रोडक्टिव टाइम निकालूंगा कि मैं YouTube शॉर्ट्स में आपको रोज 2 सवाल दूं। और अगले 15 दिन के लिए मैं ज्यादा दिन का वादा नहीं करूंगा, ताकि मैं आपको ये एग्जांपल सेट कर सकूं। अगले 15 दिनों बाद जब मेरी दूसरी वीडियो आए तो मैं आपसे ये कहूं और आप भी मुझसे आके ये कहो सर हमने कर दिखाया, सर हमने साथ मिलकर ये किया। कोई तो हो जो हाथ पकड़ के अब लेके चल सके, कोई तो हो जो मेडिकल कॉलेज के गेट पे छोड़ के आए। देखो यार उतने बड़े सपने तो नहीं दिखाऊंगा मैं, ना तो मेरी इतनी हैसियत है, क्योंकि मैंने कहा ना मेरा रोल अगर बहुत ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो मैं ईमानदारी से यहां तक जा सकता हूं, लेकिन इस लेवल पे जाने के बाद आपको एक ईमानदार मेहनत खुद से दिखानी पड़ेगी। हां लेकिन मैं इतना कहता हूं एक सोर्स जरूर छोड़ के जाऊंगा, एक एग्जाम्पल जरूर सेट कर सकता हूं मैं। जी हां मैं शुरू कर रहा हूं 1 जून से। प्यारे बच्चों 1 जून से मेरा यह कमिटमेंट है कि 1 से लेकर 15 तक मैं हर दिन YouTube शॉर्ट्स में 2 से 3 मिनट में आपको 2 क्वेश्चंस कराऊं। 2 क्वेश्चन ऐसे नहीं कि किसी चैप्टर से वो फिक्स होंगे, वो रैंडम होंगे। मेरे दिमाग में लगा कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, ये इसको पता ही होना चाहिए, ये इसको बताना ही बताना है मेरे को, क्योंकि इसका सवाल गलत ना हो एग्जाम के अंदर। मेरी ये कोशिश है, मेरी ये खुद से एक प्रतिज्ञा है और मैं एक प्रॉमिस आपसे करता हूं कि मैं अगले 15 दिन कंसिस्टेंट रहने वाला हूं। और आप भी मुझसे एक प्रॉमिस कीजिए कि सर 15 दिन ना, अगर आपने हाथ पकड़ने की बात कही है तो हम भी पकड़ेंगे सर, हम भी आपका हाथ पकड़ के चलने के लिए तैयार हैं। चाहे आप इंडिया के जिस भी बैच में पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, मैं आपसे बस इतना कहूंगा एक एग्जाम्पल दोनों मिलकर सेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। अक्सर मैं केवल मेहनत में बात करना चाहता हूं और इन शब्दों से बात करना मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता है, ना मुझे पसंद है और ना ही मैं यूट्यूबर जैसी कोई बातें करना चाहता हूं। लेकिन यस, जीवन में मैंने एक चीज सीखी है कि असफलता के बाद ही दूसरे सफलता की कहानी लिखी जाती है। पीछे भी देखा है, पीछे भी सीखा है, तुम्हारी जगह पे बैठा रहा हूं, मुझे भी पता है उस बात का दर्द। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है शायद वो थक के हार के बैठ जाता तो लाइफ में कहीं नहीं पहुंच पाता, यह भी मुझे पता है। प्यारे बच्चों ये एक छोटा सा संदेश आप लोगों के लिए था। उम्मीद है कि थोड़ा जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव अगर मैं ला सकता हूं तो मैं अपनी सांसें, वही कहा जाता है सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं। तो जब तक सीमा है, जब तक वो चीजें हम कर सकते हैं, कुछ अच्छा करें। ठीक है, चलिए अलविदा बच्चों, मिलते हैं कमिटमेंट के साथ, देखते हैं कौन अपनी कमिटमेंट से भाग जाता है। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट। और एक बार बताइएगा, क्या अब भी डिप्रेस्ड रहोगे या अब उठना शुरू करोगे, ये मुझे बताओ। तरीका मैंने पूरी तरीके से आपको बताने की कोशिश किया। थैंक यू वेरी मच।